अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 के अंदर सोलेबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। सोलेबिलिटी की तारीफ़ तो एक मुख्तसर सवाल है, लेकिन इसके असूल या वो कवायद जिनके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किस में हल होगा, और अगर कोई चीज़ सोलेबल है तो उसके अंदर क्या साइंस है, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में हल किस तरह होते हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन की फोर्सेस या कशिश की क़ुव्वतें कैसे बनती हैं, और टेम्परेचर का उस पे असर होता है कि नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को हम आज के मौजू में लेक्चर में ज़ेर बहस लाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है सोलेबिलिटी। अक्सर हम बात करते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा सोलेबल है, ये चीज़ कम सोलेबल है, आखिर उसको मापने का पैमाना क्या है। आज हम सोलेबिलिटी में इसको पढ़ेंगे। मैं इससे पहले एक मिसाल समझाना चाहता हूँ। अगर आप पानी का एक गिलास लें और उसके अंदर आप नमक हल करने की कोशिश करें तो बहुत सारी मिकदार में नमक हल हो जाएगा। नमक सोलेबल है और बहुत अच्छा सोलेबल है। इसके मुकाबले में अगर आप पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड यानी कि या चौक हल करने की कोशिश करें तो पानी में हल ही नहीं होगा। इसका मतलब है वो पानी में सोलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, नमक पानी में सोलेबल तो है, लेकिन कितना है? ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको कहते हैं सोलेबिलिटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। यानी कि मिसाल के तौर पे एक सोल्यूट है ए, वो मैंने सॉल्वेंट में डाला और वो हल हो गया। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जब वो 4 ग्राम हल हुआ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। वो 4 ग्राम जो मिकदार है 4 ग्राम, वो सोलेबिलिटी कहलाएगी उस सोल्यूट ए की, जिसको हल करके मैंने अपना सोल्यूशन बनाया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सोलेबिलिटी असल में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जो मिकदार हल करते हैं वो कहलाती है सोलेबिलिटी। अब मैं इसको लिखता हूँ और इसको पढ़ते हैं। सोलोबिलिटी, इसको ये असल में ना इंग्लिश का लफ्ज़ है, सोल्यूबिलिटी। इसको ना हम बड़े सादा अल्फाज में अक्सर और बेशतर कह देते हैं हल होने की सलाहियत। मसलन चीनी की हल होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है पानी में, लेकिन एक होता है बोरिक एसिड, उसकी पानी में हल होने की सलाहियत बहुत कम है। यानी कि चीनी की ज़्यादा मिकदार 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन बोरिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार हल होगी पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। यानी कि चीनी की, शुगर की सोलेबिलिटी ज़्यादा है और जो आपके पास बोरिक एसिड है उसकी सोलेबिलिटी कम है, क्योंकि वो कम मिकदार में पानी में हल होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है कम मिकदार में। इसको पढ़ते हैं ज़रा। सोलेबिलिटी का मतलब है कि कितने ग्राम सोल्यूट हल होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब ये बड़ी सादी सी बात मैंने लिखी है। एक मुख्तलिफ फितरत है और पोलर एक मुख्तलिफ फितरत है। यही वजह है कि हम यहाँ लिखेंगे इस असूल को मानते हुए पोलर और आयोनिक कंपाउंड्स यानी कि सोल्यूट्स हल होते हैं पोलर
सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट। देखिए पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट पोलर सोल्यूट है, शुगर जो है वो पोलर सोल्यूट है। ये सारे हल हो जाते हैं पानी के अंदर, ये सारे पानी में हल हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि पानी में हल इसीलिए हो रही है क्योंकि पानी की जो फितरत है, नेचर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो वही है जो इनकी है। पानी भी पोलर होता है, लिहाजा वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें हल कर लेता है जो पोलर हो या जिनकी जो फितरत है वो आयोनिक हो। अगर हम नॉन पोलर हल करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉन पोलर ही सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूंगा दूसरा हिस्सा, यानी कि इस असूल का दूसरा नुक्ता कि नॉन पोलर हल होने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहते हैं या उसमें हल होते हैं। आप इसे और सादा अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि नॉन पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। मसलन आपसे कहा जाए बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, BENZENE बेंजीन, ये इसकी वजह से उर्दू में ये लिखा है। फार्मूला होता है C6H6। अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो ये इस जैसे नॉन पोलर कंपाउंड में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट की मिसाल हम ले सकते हैं ईथर, और ईथर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ETHER। और इसमें एक फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा C2H5O, C2H5, इसे कहते हैं डाईइथाइल ईथर। ये दोनों की चूंकि फितरत एक जैसी है, लिहाजा लाइक यानी कि नॉन पोलर डिसॉल्व होता है लाइक यानी कि नॉन पोलर के अंदर। क्या यही एक असूल है जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी का इन्हिसार है? नहीं, एक और भी बात है। दूसरी बात, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस होता है, वैसे जमा होती है, इंटरेक्शंस लिख लेते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें, आप एक सोल्यूट को पानी में हल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन यानी कि कशिश डेवलप करें या बनाएं या दिखाएं। अगर वो कशिश करते ही नहीं है तो वो उसमें हल ही नहीं हो सकता, चाहे वो आयनिक ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आयनिक कंपाउंड लिया एक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैं पानी में हल करना चाह रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड है, पानी में हल करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई ख़ास सॉल्युबिलिटी नहीं समझ आ रही। तजर्बा गाह में गया, मैंने सारी इस पे हल किए, मसले तजर्बे किए, तो मेरा कोई जवाब ही नहीं आ पा रहा, ये पानी में हल ही नहीं हो पा रहा कोई ख़ास मिकदार में कि मैं कहूँ नहीं नहीं बड़ी अच्छी सॉल्युबिलिटी है। आखिर ऐसी क्या वजह है? इसके पीछे एक सादी सी वजह है कि अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन या कशिश बना लेता है तो वो उसमें हल हो जाएगा। अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट से इंटरेक्शन कशिश नहीं बना पाता तो वो उसमें हल नहीं हो पाएगा। इसकी बहुत तफसीली वजाहत जो है ना वो अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे, इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो इसका मकसद है ना वो ये लिखना ज़रूर है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में कशिश की कुव्वतें ज़रूर बननी चाहिए ताकि वो एक दूसरे में हल हो सकें या सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो सके, तभी जाके आपकी सॉल्युबिलिटी निकलेगी। अगर ये बात नहीं होती, बावजूद इसके कि सोल्यूट आयनिक है और सॉल्वेंट पोलर है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपस में इंटरेक्शंस या कशिश नहीं डेवलप कर पाते और हल नहीं हो पाते
तो आप कहेंगे फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये चीज़ सॉल्युबल ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा जो हिस्सा है उसको पढ़ते हैं, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के 3 असरात होते हैं, मैं उसको खुद से 3 हिस्सों में असरात को बनाता हूँ। पॉजिटिव असर, नेगेटिव असर, कोई ख़ास असर नहीं, कोई ख़ास असर नहीं। पॉजिटिव असर का मतलब क्या है, यानी कि पॉजिटिवली अगर कोई चीज़ हमारी टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या है, सोलेबिलिटी बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो आप कहेंगे कि वो फ़ायदा हुआ है, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव असर हुआ है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया, सोलेबिलिटी कम हो गई, तो आप कहेंगे कि ये नेगेटिव असर है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉजिटिव असर का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो सोलेबिलिटी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए। ये तीर ऊपर की तरफ ये बताता है कि ये बढ़ जाएगी अगर आप टेम्परेचर को टी को बढ़ा देंगे। नेगेटिव असर का मतलब क्या है कि सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे। मसलन लिथियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट की सोलेबिलिटी बढ़ जाती है, लिथियम सल्फेट की सोलेबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये एक सादा सा असूल है कि टेम्परेचर का सोलेबिलिटी पे असर एक जैसा नहीं होता। कुछ चीज़ों की सोलेबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पे, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। कुछ चीज़ों की सोलेबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे कि लिथियम सल्फेट। कुछ चीज़ों को फ़र्क ही नहीं पड़ता सोलेबिलिटी का, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता होगा इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, मैं कहूँ नहीं 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 बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, नो। वो है, उनकी मिसाल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की सोलेबिलिटी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।